बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो पेपर आपका डिस्कस करेंगे वो आपकी बायोलॉजी की बुक के चैप्टर 4 के टॉपिक माइक्रोस्कोपी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी से बनाया गया है। आपके पास 28 क्वेश्चंस है टोटल। 100 मिनट्स आपको दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। 9 MCQs हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 14 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपको पेपर स्टार्ट करते हैं। पहले MCQ से शुरू करते हैं। तो पहला MCQ आपके पास है द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई 0.1 मिलीमीटर, 0.2, 0.3, 0.4। जी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आपने जब इस चैप्टर को स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि आपकी जो बुक का जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है वहाँ पे ये लाइन मेंशन है जिसमें बताया कि 0.1 मिलीमीटर जो आपके पास है वो नेकेड आई जो है वो इतना देख सकती है। ठीक है, human naked eye can differentiate between two points which are at least 0.1 millimeter apart. This is known as the resolution of human eye. जी, तो राइट आंसर आपके पास क्या है? 0.1 मिलीमीटर, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज 0.1 माइक्रोमीटर, ये 0.01 माइक्रोमीटर, 1.1 माइक्रोमीटर, 0.002 माइक्रोमीटर। ओके, जब आपने इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया होगा तो उन बच्चों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे राइट ऑप्शन मेंशन नहीं है, इसलिए 0.1 जो है वो गलती से लिखा गया। 0.2 माइक्रोमीटर यहाँ पे आना था। जो आपका इस बुक का एक टॉपिक है जिसमें ये मेंशन लाइट माइक्रोस्कोप में मेंशन है आपके पास कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम जो है उसका साइज आपके पास है 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 यस नैनोमीटर जो आपके पास है वो सॉरी इसका साइज है। ठीक है, सॉरी 0.2 माइक्रोमीटर जो आपके पास है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम का साइज है आपके पास, जो कि 200 नैनोमीटर के इक्वल होता है। और उससे इससे छोटी चीज़ को जो है वो मैग्नीफाई नहीं कर सकता लाइट माइक्रोस्कोप। इस पैराग्राफ में जब आपने स्टडी किया होगा क्लास में या जब भी तो आपको पता चला होगा। तो यहाँ पे 0.2 माइक्रोमीटर जो है वो इसका राइट आंसर है। ये 0.2 है, ये मिस्टेकनली 0.1 हो गया। ऐसी मिस्टेक बोर्ड में भी हो जाती है बाज़ दफ़ा, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट MCQ पे। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हुक, एरिस्टोटल, ज़कैरिस जेनसन, नन ऑफ दीज सबसे पहले आउट करेंगे। ये आपके पास इरेलेवेंट ऑप्शन है। फिर जी एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल ने आपके पास माइक्रोस्कोप के ऊपर काम नहीं किया था बल्कि उसने आइडिया प्रेजेंट किया था एनिमल्स और प्लांट्स पे। सबसे पहले जो है उसने आइडिया प्रेजेंट किया था। और रॉबर्ट हुक जो है उसने जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर आपके पास कॉर्क के जो सेल्स देखे थे और कहा था कि हनीकॉम्ब की तरह के कंपार्टमेंट्स हैं। ज़कैरिस जेनसन जो है इसने यहाँ पे सबसे पहली जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको डेवलप किया था। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ है जी आपका द इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, माइक्रोग्राफ, रेजोल्यूशन, माइक्रोस्कोपी, मैग्नीफिकेशन। माइक्रोग्राफ आपके पास उस पिक्चर को कहते हैं जो कि माइक्रोस्कोप में नज़र आती है। रेजोल्यूशन जो आपके पास एक ऐसी वो टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं कि हम कोई चीज़ क्लियर करके देख रहे हैं, मज़ीद क्लैरिफाई हो रही है। माइक्रोस्कोपी जो है वो आपके पास माइक्रोस्कोप को यूज़ करना। और मैग्नीफिकेशन जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है। इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में दी गई है। जिन बच्चों को अच्छे से याद होगी तो वो फ़ौरन से पहले ये MCQ जो है सॉल्व कर लेंगे। मैग्नीफिकेशन इज द इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। ठीक हो गया जी, ये आपके पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड है। अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ, फोटो माइक्रोग्राफ, EEG, नन ऑफ दीज। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि माइक्रोग्राफ जो है वो पिक्चर होती है जो आप लेते हैं माइक्रोस्कोप से। तो ये आपके पास क्या है जी, माइक्रोग्राफ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका MCQ है जी द मैग्नीफिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 1 लाख x 1,50,000 x 2 लाख x 2,50,000 x। जी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको पता है कि अब तक का सबसे लेटेस्ट और सबसे टेक्नोलॉजी वाला जो है वो माइक्रोस्कोप है आपका, जो सबसे ज़्यादा अच्छे से मैग्नीफाई करके आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखा सकता है। वायरस भी देख सकते हैं आप इसमें। वायरस आप एक किसी भी कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो 2,50,000 x है। जब आपने चैप्टर स्टडी किया होगा और आप इस टॉपिक पे पहुंचे होंगे तो आपको याद आएगा कि इसमें जो इसकी मैग्नीफाइंग पावर लिखी हुई है वो कितनी है आपके पास, ये
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट 2,50,000 टाइम्स। इतना ज़्यादा ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके आपको क्लियर कट पिक्चर उसकी दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो MCQ है वो है द रेजोल्यूशन, और सॉरी ये नो 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 वेट अ सेकंड, यस ये आपके पास द रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 0.2 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर और 0.4 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर। ये MCQ ये जो ऑप्शन है ये रिपीट हो गया, बट नो प्रॉब्लम। ये आपके पास जो ये यूनिट है यही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यूनिट जो है वो मिलीमीटर नहीं है, यूनिट आई थिंक सो यहाँ पे आएगा नैनोमीटर। और इसका जो राइट आंसर है वो भी आपकी इसी बुक में मेंशन है, नीचे ये देखें जी। द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपका जो लाइट माइक्रोस्कोप था उसकी रिजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर थी, और इसकी जो है वो जो पावर है वो कितनी है, 0.2 नैनोमीटर है इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है। नैनोमीटर जो होता है वो आपके पास माइक्रोमीटर से भी छोटा यूनिट है। माइक्रोमीटर अगर आपके पास 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर अब आपके पास जो है वो 10⁻⁹ यानी और छोटा। तो यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो बहुत और भी कम, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो आप एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते या लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, वो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और इसकी पावर क्या है, 0.2 नैनोमीटर। यहाँ पे गलत लिखा हुआ, मिलीमीटर नहीं है, नैनोमीटर है। नेक्स्ट आपके पास हु प्रपोज्ड ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ विर्को, रॉस और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज को सबसे पहले आउट करेंगे आप, क्योंकि ये यहाँ पे इरेलेवेंट ऑप्शन है। रॉस भी इरेलेवेंट ऑप्शन है आपके पास। रॉबर्ट ब्राउन जो है उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल में। रुडोल्फ विर्को जो है इसने जो है वो आपके पास कहा था कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो एक प्री एग्जिस्टेंट सेल से जो है वो निकले हैं। जो आपका टॉपिक है इस बुक में हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, उसमें आपको मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम। तो ये आपके पास है। इन 1855 रुडोल्फ विर्को और जर्मन फिजिशियन proposed an important extension of cell theory. He proposed all living cells arise from pre-existing cells. नेक्स्ट MCQ तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो रुडोल्फ विर्को हो गया है। नेक्स्ट आपका जो MCQ है वो है दी सेल्स वर डिस्क्राइब्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। ये जो आपके पास साइंटिस्ट है क्या नाम है इसका, ये स्कील्डीन, जो यहाँ पे स्कील्डीन शेल्डीन जो भी इसका नाम है, सही तरह से नहीं आती मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन इस वक्त, तो इग्नोर कीजिएगा कि अगर गलत हो जाएगी। नन ऑफ दीज आपका वैसे इरेलेवेंट ऑप्शन है। और ये जो साहब हैं इन्होंने क्या किया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो है उसने आपके पास न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो रॉबर्ट हुक जो है वो राइट आंसर है आपके पास। रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है जी। और ये जो आपके पास ये वाले जो साइंटिस्ट हैं इनका भी आपकी बुक में मेंशन है। इन्होंने जो है वो प्लांट टिश्यूज़ के बारे में और सेल थ्योरी के बारे में जो है फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, लेकिन सेल को डिस्क्राइब करने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। ओके, MCQs जो है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है।
नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन, डिस्क्राइब दी वर्किंग ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, ये आपके पास इसकी जो पैराग्राफ है लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में लिखा हुआ है उसमें मेंशन है आपको कि लाइट माइक्रोस्कोप किस तरह से वर्किंग करता है। अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमेन। इट यूजेस टू ग्लास lenses. One lens produces an enlarged image of the specimen, and the second lens magnifies the image and projects it into viewer's eye or onto a photographic film. A photograph taken through a microscope is called a micrograph. ये है इसकी वर्किंग और ये आपने एज टू एज लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब दी वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये भी आपके पास आपकी बुक में बहुत अच्छे से मेंशन है। यहाँ से स्टार्ट होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास थ्रू ऑब्जेक्ट. Electron pass through or are reflected from object and make image. Electromagnetic lens enlarges and focus the image onto a screen or photographic film. ये आपके पास इसकी वर्किंग आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LM109X रिटन इन द ऑन द एज ऑफ माइक्रोग्राफ। जी ये आपके पास एक छोटा सा बॉक्स है जो कि ये आपके पास मेंशन है ऊपर। इस बॉक्स में आपको बताया है उन्होंने कि LM109X जो है उसका क्या मतलब है, ठीक है। ये आपके पास है। When we see a micrograph on the page of a book, we see some words like LM109X printed along the edge of the micrograph. It tells us that the photo micrograph was taken through a light microscope and that the image has been magnified 109 times. ये इसका आंसर है जो कि आप लिख देंगे, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। कंपेयर मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जी तो ये आपके पास एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। तो सब आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में एक लाइन लगा के एक तरफ आप लाइट की हेडिंग देंगे, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स की हेडिंग देंगे। दोनों की मैग्निफिकेशन रिजॉल्विंग पावर बहुत आसानी से आप बता देंगे। सबसे पहले आप लाइट की बताइएगा कि उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है 0.2 माइक्रोमीटर है और जो उसकी मैग्निफिकेशन है वो 1500x है, 1500x है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 नैनोमीटर है और उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 50,000 टाइम्स जो है वो आपके पास मैग्नीफाई करके दिखाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स ही हैं और यही आपने लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक इन फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। इसमें आप ये बताएंगे कि रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, जो कि उसने खुद बनाई थी, कि कॉर्क के सेल्स कैसे होते हैं। ही यूज्ड हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. Hooke observed a honeycomb of tiny compartments. He called the compartment in cork as celluli. His term has come to us as cells. ठीक है, ये पिक्चर भी आपको दिख रही है, रॉबर्ट हुक साहब भी हैं, ठीक है। ये उसकी कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्किल्डीन एंड शिवान इन डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। जी इन्होंने क्या किया था, इनका काम भी मेंशन है आपकी बुक में, ये लिखा हुआ है। Matthias Skildin studied plant tissues and made the first statement of cell theory. He stated that all plants are aggregates of individual cells which are fully independent. 1 year later, in 1839, a German zoologist, Theodor Schwann, reported that all animal tissues are also composed of individual cells. उसने प्लांट पे काम किया, उसने एनिमल पे काम किया, इसलिए इन दोनों की थ्योरी को मिला के जो है वो आपको बताया जाता है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, व्हाई सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ए सेलुलर पार्टिकल के बारे में तो आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं और उसकी एग्जांपल जो है वो आपके पास क्या थी जी, आपकी उसकी एग्जांपल थी वायरस। वायरस के बारे में आपने पढ़ा था कि वो जब डेड है तो क्रिस्टल फॉर्म में होगा और जब लिविंग है तो किसी वो होस्ट की बॉडी में होगा तो लिविंग होगा। इसलिए ऐसे पार्टिकल को जो कि ना जिंदा है ना मुर्दा है, उसको हम कैसे किसी किंगडम में रखें। तो सब सेलुलर के बारे में पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more cells. Virus
Virus, prions, and viroids are not composed of cell. Rather, they are subcellular or acellular particles. And they do not run any metabolism inside them. They show some characteristics of living organism. They can increase in number and can transmit their characters to next generation. We know that such acellular particles are not classified in any of the 5 kingdoms of organisms. ठीक हो गया जी आपके पास ये रीज़न आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि क्यों वायरस को या किसी भी एसेलुलर पार्टिकल को किंगडम में नहीं शामिल करते. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन SEM एंड TEM. SEM आपके पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और TEM आपके पास है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और ये दोनों आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स हैं. वहीं पे आपको जो है वो इन दोनों का डिफरेंस इजीली मिल जाएगा. ठीक है जी, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और ये biologists use 2 type of electron microscope: transmission electron microscope TEM and scanning electron microscope SEM. In TEM, electrons are transmitted through the specimen. TEM is used to study the internal cell structure. Okay. और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके पास क्या करती है? In SEM, electrons are reflected from the metal coated surfaces. SEM is used to the structure of cell surfaces. सेल की जो सरफेस यानी कि आउटर सरफेस को स्टडी करना है तो SEM से स्टडी करते हैं, और अगर इनर सरफेस को स्टडी करना है तो TEM से हम उसको स्टडी करते हैं. तो ये इन दोनों का जो है वो डिफरेंस है. ये पिक्चर अगर आप देखें, ये आपके पास SEM लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे आपके पास जो है वो उसका व्यू है. ये आपके पास मॉस्किटो का सर और उसकी आँख है, ये ओमाटीडिया, उसकी जो छोटी छोटी आँखों का एक पूरा नेटवर्क होता है, उन्हें ओमाटीडिया कहते हैं. तो ये वो है. कितनी खूबसूरत तस्वीर है आपके पास की. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी. ये आपके पास नीचे मेंशन है. जितने मेंशन है आपके पास आई थिंक सो ये 3 to 4 पॉइंट्स हैं, और ये 3 to 4 पॉइंट्स आपने एज टू एज ही लिखने हैं. ठीक है जी. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स. सेल्स आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. सेल्स अराइज ओनली बाय डिविजन्स इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स एंड दैट्स इट. ये 3 पॉइंट्स तीनों के तीनों आपने लिख देने, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप यहाँ पे आपने, ये माइक्रोस्कोपिक नहीं माइक्रोस्कोप है. यह माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन जो है वो अगर आपकी जो बुक है उसमें अवेलेबल है, ठीक है, तो आपने डेफिनेशन लिख देनी है. या फिर ये माइक्रोस्कोपी भी हो सकता है, डिफाइन माइक्रोस्कोपी, उसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में अवेलेबल है, वो आप उसकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग का इशू है. माइक्रोस्कोपी है ये, बेसिकली स्कोपिक नहीं है, माइक्रोस्कोपी है. तो उसकी डेफिनेशन है द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी. पहले जो आपकी इस चैप्टर की लाइन है वो इसकी डेफिनेशन है, तो वो आपने कर लेनी है. ठीक है जी. ये द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी, ये माइक्रोस्कोपी है आपका, थोड़ा स्पेलिंग का इशू यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन. तो यहाँ पे आपने उसी की डेफिनेशन लिख देनी है. ठीक है. ये आगे रिजॉल्विंग पावर रेजोल्यूशन इज द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज. इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय साइंटिस्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए क्या परेशानियां जो है वो फेस करनी पड़ती. जब आपने स्टडी किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बुक में, तो ये आपकी बुक में बता दिया गया है वैसे कि चूँकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम चैम्बर यूज़ करते हैं और वैक्यूम चैम्बर में कोई एयर नहीं होती, इसलिए वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है. क्योंकि उसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो वो किस तरह से आप उसको डेड हो जाएगा, तो लाइफ प्रोसेस को कितना स्टडी करेंगे. इस वजह से जो है वो
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा इशू आता है आपके पास स्टडी करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ये इस पैराग्राफ में आपके पास आंसर था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी डिफाइन मैग्निफिकेशन। इसकी भी आपके पास डेफिनेशन रिजॉल्विंग पावर के साथ ही दी हुई थी। ठीक है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई है। मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास व्हाट डू यू नो अबाउट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन था, उसने क्या किया था, ये सब आप इसमें बताएंगे। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले अपनी बनाई हुई जो माइक्रोस्कोप थी उसके अंदर कॉर्क सेल को स्टडी किया था। रॉबर्ट हुक आपके पास एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसने 1665 में अपनी बनाई हुई जो स्लाइड माइक्रोस्कोप थी उसमें एग्जामिन किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। Hook observed a honeycomb of tiny empty compartments. He called the compartments in cork as celluli. This term has come to us as cells. Okay. शॉर्ट क्वेश्चन आप भी कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। डिवाइज अ की टेबल ऑफ साइंटिस्ट हु हेल्प्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। ये आपकी बुक में की टेबल बना हुआ है, आपने सिर्फ और सिर्फ उस टेबल को याद करना है और वैसे का वैसे लिखना है। ठीक है, आपने जो है वो उसको याद करना है और फिर वैसे के वैसे आपने लिख देना है टेबल बना के, जैसे कि आपकी बुक में ये आपका टेबल है। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट के नेम्स हैं और नीचे उनके कारनामे भी दिए गए हैं आपको, किसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया था। ठीक है, इसको आपने याद करना है और ऐसे कैसे ही बना के लिख देना है। नेक्स्ट जी राइट अ नोट ऑन लाइट माइक्रोस्कोप। तो आपने सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप पे आना है और उसकी हेडिंग देनी है आपने वर्किंग की हेडिंग देंगे। और ये पैराग्राफ जो है वो आप सॉरी ये व्हाट इज हैपनिंग, और ये आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप आ गया, ये आपके पास है लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये उसकी वर्किंग है आपके पास, पहली हेडिंग आएगी जी आपके पास वर्किंग की। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग देंगे, उसकी मैग्नीफिकेशन की वो बताएंगे, फिर आप बताएंगे रेजोल्यूशन और वो बताएंगे। उसके बाद आप बस ये सब कुछ उसी में आ जाए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसकी भी पहले आपने हेडिंग देनी है आपने उसकी वर्किंग की, फिर उसकी भी आप बताएंगे मैग्नीफिकेशन, फिर आपने बताना है उसकी रेजोल्यूशन बतानी है, फिर आपने बताना है कि उसकी टाइप्स कितनी होती, 2 टाइप्स होती है और उन दोनों को भी आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इस तरह जी आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करना है। आपने इसमें ना बच्चों पहले हेडिंग देनी है हिस्ट्री की और फिर एक एक करके साइंटिस्ट का नाम लिखना। सबसे पहले एरिस्टोटल साहब का नाम आएगा, सबसे पहले उन्होंने किया, फिर रॉबर्ट का नाम दे दीजिएगा, फिर एंटोनियो वैन लीeuwenhoek का नाम दीजिएगा। जैसे जैसे जिस तरतीब के साथ आपकी बुक में नाम दिए गए हैं ना साइंटिस्ट के, उसी तरतीब के साथ आपने भी नाम देने हैं और आपने भी बताते जाना है कि कौन से साइंसदान ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया था। और फिर एंड में ये पोस्टर्स बताने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस पास्टर साहब के ऊपर आपने आके एंड कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म। और उसके साथ साथ ये पेपर भी आपका ख़त्म हो जाता है। और इस पेपर में कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लीजिएगा। आपको लगा कि इस पेपर में कोई कमी रह गई है कि ना होगी, तो वो कमी भी हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए प्यारे बच्चों आपको अल्लाह हाफिज़।